भारत की मीडिया हेलो नमस्कार। नमस्कार, मैं रवीश। जो आज न्यूज कम एंटरटेनमेंट ज्यादा बन गई है। 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। तो चंद्रयान 2 की स्पेशल कवरेज जारी है, लेकिन और इसी के साथ ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसी थी? तो मैं हर मीडिया हाउस की कहानी इन डेप्थ जाकर समझ रहा था, और इसी खोज में मिली मुझे एक ऐसी कहानी जो आपका दिमाग खोल देगी कि आखिर कैसे ये बड़े बिजनेसेस मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं और भारत की मीडिया में कितने अंदर घुस चुके हैं। ये कहानी है इंडिया के सबसे पहले न्यूज नेटवर्क्स में से एक। China is dismantling its economic restrictions. उसकी शुरुआत कैसे हुई? Good evening and welcome to the world this week. कैसे कभी रतन टाटा तो कभी मुकेश अंबानी ने उसकी मदद की, और फाइनली कैसे भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन की नजर उस पर पड़ी और उसके फाउंडर्स के नाक के नीचे से बिना किसी को भनक भी लगे उसने पूरी कंपनी खरीद ली और भारत की मीडिया का एक बड़ा प्लेयर अपनी जेब में डाल लिया। यह है स्टोरी ऑफ एनडीटीवी एंड द हॉस्टाइल टेकओवर। तो आजादी के बाद भारत में मीडिया का मतलब था प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर्स, और बाकी दो मीडियम थे रेडियो जिसे ऑल इंडिया रेडियो कंट्रोल करती थी, और टीवी जो दूरदर्शन के अंडर था। यानी इन दोनों एरियाज में सरकार की मोनोपोली थी। दूरदर्शन उस समय एकदम शांत तरीके से न्यूज सुनाता था, कोई हो हल्ला नहीं। हम ये मुद्दे को बता दें कि उनकी नीतियां और हमारी नीतियां भिन्न हैं। अन्य भारतोन्मुखी चैनलों में जो कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका मुहावरा दूरदर्शन से ही लिया गया है। लेकिन साथ ही कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी नहीं उठाता था, क्योंकि था तो सरकार के अंडर ही, और साथ ही इंटरनेशनल न्यूज भी नहीं दिखा सकता था। यानी इस पर वही दिखाया जा सकता था जो सरकार दिखाना चाहती थी। और इमरजेंसी के दौर में तो ये रेस्ट्रिक्शंस और ज्यादा हो गई। इमेजिन करो आप टीवी ऑन करो और सिर्फ एक ही चैनल आता है, कोई दूसरा चैनल है ही नहीं, और हाँ फोन भी नहीं है जो बैठ के रील्स चला लो। और साथ ही पूरे हिंदुस्तान में कुछ चुनिंदा घरों में ही टीवी हुआ करता था, और उसमें से भी भारत के सिर्फ 7 शहरों में दूरदर्शन का ब्रॉडकास्ट किया जाता था। जैसे पीएम मोदी ने इस बारे में राज्यसभा में ये कहा था। प्रसिद्ध सिने कलाकार देवानंद जी से आग्रह किया गया कि वे इमरजेंसी का समर्थन करें पब्लिकली। लेकिन इमरजेंसी हटने के बाद माहौल बदलने वाला था और एक क्रांति आने वाली थी। लेकिन इस क्रांति के बारे में हम जाने उससे पहले हमारी कहानी के 2 मेन कैरेक्टर्स से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। तो प्रणोय लाल रॉय 1949 कलकत्ता में पैदा हुए एक एलीट फैमिली में। इनके फादर एक एमएनसी में एक बड़े एग्जीक्यूटिव थे। रॉय की स्कूलिंग भी काफी एलीट हुई। वो पहले कलकत्ता के ला मार्टिनियर गए और फिर द दून स्कूल जो देहरादून में है। अब इसी बोर्डिंग स्कूल में उन्हें मिली राधिका दास। राधिका भी रॉय के ही शहर कलकत्ता से थी और देहरादून के दूसरे बोर्डिंग स्कूल वेलहेम गर्ल्स स्कूल्स में पढ़ती थी। अब स्कूलिंग के बाद दोनों प्रणोय और राधिका लंदन चले गए हायर स्टडीज के लिए। रॉय ने इकोनॉमिक्स में डिग्री ली और इंग्लैंड के सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, और राधिका ने पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से इंग्लिश की डिग्री ली और फिर लंदन जाके स्पीच पैथोलॉजिस्ट बन गई। अब ये होता क्या है वो खुद देख लेना यार। अब लंदन में ही प्रणोय और राधिका ने शादी भी कर ली और वापस इंडिया आकर दिल्ली में सेटल हो गए। अब रॉय बचपन से ही इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेकर एक्साइटेड रहते थे और अपना पहला इलेक्शन फोरकास्ट 1977 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए पब्लिश किया था। ये तब के एक मेन स्ट्रीम मैगजीन में छपा भी था और इसमें उन्होंने जनता पार्टी की विक्ट्री प्रेडिक्ट की थी, जो कि सही साबित हुई थी। अब 1980s आते आते रॉय ने ऑक्सफोर्ड के पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इंडियन इकोनॉमिस्ट के साथ काम करना शुरू कर दिया था ताकि वो सेफोलॉजी में घुस पाए। अब सेफोलॉजी क्या होती है? ये समझ लो एक तरह की स्टडी होती है जिससे इलेक्शन में क्या होने वाला है उसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाती है, या फिर जो इलेक्शन रिजल्ट आया है वो क्यों आया है वो बताया जाता है। यानी आसान भाषा में बोले तो इलेक्शन रिजल्ट्स के अनुमान लगाने वाला। और इसी बीच कुछ बुक्स लिखने के बाद वो इंडिया टुडे मैगजीन में इलेक्शन एनालिस्ट बन गए। राधिका जो अब उनकी वाइफ और दास से रॉय बन चुकी थी, वो भी जर्नलिज्म की फील्ड में एंटर कर जाती है और पहले द इंडियन एक्सप्रेस और फिर इंडिया टुडे मैगजीन में काम करती है। इसी बीच दोनों मास्टर्स की डिग्री भी लेते हैं न्यूयॉर्क के एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से। लेकिन अब इतनी पढ़ाई और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि अपना खुद का चैनल खोलेंगे और 1984 में बनाते हैं न्यू दिल्ली टेलीविजन।
यानी NDTV। Good evening, this is Pranoy Roy. You're watching NDTV। तो 1984 में राधिका और प्रणॉय ने मिलके NDTV की शुरुआत की। अब एक बात क्लियर कर दूं, NDTV को स्टार्टिंग में ही चैनल खोलने की परमिशन नहीं मिल गई थी, क्योंकि सरकार ऑब्वियसली नहीं चाहती थी कि उसके हाथ से कंट्रोल बाहर जाए, और खासकर ये तो कतई नहीं चाहती थी कि कोई प्राइवेट मीडिया देश की न्यूज को कवर करे। इसीलिए NDTV को पहला काम मिला दूरदर्शन में ही एक वीकली करंट अफेयर्स का शो प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उसकी पहली शर्त थी नो इंडिया न्यूज, जो कि हमारे देश नहीं बल्कि बाकी दुनिया की बात करता था। शो का नाम था द वर्ल्ड दिस वीक। Good evening and welcome to the world this week. इसके प्रोमो में एक औरत अपनी बिंदी उतारकर NDTV के लोगो पर लगाती है। ये शो काफी पॉपुलर भी हुआ, क्योंकि ये समय में दुनिया में काफी बड़े बड़े कांड हुए थे, जैसे बर्लिन वॉल का गिरना, Although the Berlin Wall came down, Germans Tiananmen announced Square, China's second revolution. और नेल्सन मंडेला का जेल से निकलना। In a celebration of Nelson Mandela's release, thousands of people gathered at London's Wembley. अब इसी दौरान प्रणॉय, जो उस समय तक एक जाने माने इकोनॉमिस्ट और सेफोलॉजिस्ट थे, याद है ना सेफोलॉजी क्या होता है, उन्हें दूरदर्शन पर 1984 का लोकसभा इलेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए बुलाया गया, और प्रणॉय ने बहुत एक्यूरेटली रिजल्ट्स प्रेडिक्ट किए। Pranoy Roy and Ashok Lahiri had already forecast such likelihood even before the first results came in. कि कांग्रेस 400 सीट्स के साथ ये इलेक्शन जीतेगी, और इसी के साथ प्रणॉय की इस एरिया में रेपुटेशन बढ़ती चली गई। ये रिजल्ट पहली बार हो रहा था कि इतने ज्यादा ग्राफिक्स, वोट शेयर का डेटा, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डेटा सबके साथ टीवी पर दिखाया जा रहा हो, और इस काम में राधिका भी कैमरे के पीछे से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। अब इसके अगले साल ही प्रणॉय को दूरदर्शन पर ही सरकार का बजट प्रेजेंट और एनालाइज करने का ऑफर भी मिल गया, और उसने इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, क्योंकि बजट एक बोरिंग टॉपिक माना जाता था। As far as Parliament is concerned, I've said that it's a much longer than normal speech. अब देखते देखते इंडिया 1990s में आ गया, और इसी के साथ फॉरेन न्यूज चैनल्स को इंडिया में आने की परमिशन मिल गई। जैसे 1991 में गल्फ वॉर छिड़ गई थी, There were loud explosions, obviously bombing in at least 3 parts of the outskirts of the city. Reporting that a squadron of F-15 fighter bombers has taken off from a base in central Saudi Arabia. जिसकी लाइव कवरेज भारत के लोग पहली बार CNN पर देख पा रहे थे। Larry Lamont, CNN reporting. और भारत में भी टीवी चैनल्स को प्राइवेटाइज करने की बात होने लगी, और इसकी शुरुआत की जी टीवी ने। सुभाष चंद्रा ने 1992 में भारत का पहला प्राइवेटली ओन्ड हिंदी टीवी चैनल खोल दिया, जिसके बाद एक एक करके डीडी की मोनोपोली टूटती चली गई, क्योंकि इसके बाद आए सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और कुछ डोमेस्टिक चैनल्स जैसे एनाडू, एशिया नेट और सन टीवी। भारत के लोगों को पहली बार नए दौर की मीडिया का स्वाद चखने को मिल रहा था। अब 1995 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसमें यह कहा कि एयरवेव्स, यानी वो हवा से जाने वाले जो सिग्नल्स होते हैं ना, जिसकी वजह से नेटवर्क आता है, वो सरकार की संपत्ति नहीं है बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। और ये भी कहा कि सरकार ब्रॉडकास्टिंग में अपनी मोनोपोली नहीं चला सकती है, और एक इंडिपेंडेंट संस्था बनानी पड़ेगी जो प्राइवेट लोगों को टीवी चैनल खोलने का लाइसेंस बांटेगी। और इसी ऑर्डर के साथ टीवी पर से मोनोपोली हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया है। आप आगे देखोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये ऑर्डर की टाइमिंग भी बहुत क्रूशियल थी, क्योंकि इस समय तक टीवी सेट्स भारत के घर घर तक पहुंचने लगे थे, और प्रणॉय और राधिका दिन रात सरकार के पीछे लगे थे कि उन्हें डोमेस्टिक न्यूज प्रेजेंट करने का मौका मिले। और इसी क्रम में एक शाम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने NDTV को कहा कि चलो ठीक है, आपको हर रात आधे घंटे का एक स्लॉट देते हैं जिसमें आप भारत की खबरें बता सकते हो, लेकिन सरकार इस प्रोडक्शन का एक पैसा नहीं देगी। और इस शर्त पर भी प्रणॉय तुरंत मान गए। अब NDTV प्राइवेट कंपनीज के पास गई पैसों का जुगाड़ करने के लिए, क्योंकि शो जो प्रोड्यूस करना था, और पिच किया कि प्लीज भारत के पहले प्राइवेट न्यूज प्रोग्राम को फंड कर दीजिए। और ये बात किसको पसंद आई पता है? रतन टाटा। Ratan Tata isn't just a businessman. He's a quiet force of destiny, a man who built global empires without losing his soul. उन्होंने इसे फंड करने की हामी भर दी, जिसके बाद कुछ और इन्वेस्टर्स भी आ गए, और NDTV को 3 साल की फंडिंग मिल गई, और इसका पहला टेलीकास्ट हुआ 5 फरवरी 1995 को। First night of the first private broadcast in India. लेकिन इस प्रोग्राम के पहले एपिसोड में ही
प्रणॉय ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। I decided to show off a little. शो शुरू होते ही उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और बोला, Looked at my watch and said, "Good evening. It's 8 o'clock, and this is the news tonight coming to you live." अब ये लाइव वर्ड बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि लाइव में तो आप कुछ भी बोल दोगे, इसे कंट्रोल कैसे करें? तो पीएम ऑफिस में किसी के कानों में ये आवाज गूंजी, लाइव। Someone in the PM's office heard the word live. यानी एंकर जो बोल रहा है वो सीधा पब्लिक देख रही है, और तुरंत पीएमओ से मिनिस्ट्री से एनडीटीवी फोन आ गया कि या तो एनडीटीवी को पूरी तरह से हटाओ या फिर कम से कम लाइव तो मत ही जाने दो। Take this off air. How can you have live stuff? और इसी के साथ तब से एनडीटीवी का ये शो 10 मिनट पहले रिकॉर्ड होता और फिर पब्लिक किया जाता। लेकिन जो भी हो, मामला चल पड़ा। Man, we've come a long way from that. From having to buy a hard drive to avoid being called live. जैसे जैसे टाइम बीता, एनडीटीवी ने कुछ और शोज भी ऐड कर दिए, जैसे गुड मॉर्निंग इंडिया, और न्यूज आवर। वेलकम बैक। और इंडिया की टेलीविजन इंडस्ट्री को सामने से लीड करने लगे। और इसी सक्सेस पर नजर पड़ी बाकी दुनिया की भी, क्योंकि इंडिया है ही इतना बड़ा मार्केट। और इन्हीं में से एक थे मीडिया इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम माने जाने वाले रूपर्ट मर्डॉक। Murdoch achieved the ability to change the course of history. जो इंडियन मीडिया में भी अपना हाथ आजमाना चाहते थे। उन्होंने अपनी कंपनी स्टार नेटवर्क का कोलैबोरेशन एनडीटीवी के साथ कर लिया और लॉन्च किया इंडिया का पहला 24 आवर न्यूज चैनल, स्टार न्यूज। And you're watching Star News. अब इसके इंग्लिश चैनल को पूरी तरह से चला और प्रोड्यूस कर रही थी एनडीटीवी, और इस काम के लिए एनडीटीवी को बहुत सारा पैसा मिल रहा था। कितना पैसा? साल के 50 करोड़ में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। और पैसा सिर्फ यहाँ से नहीं आ रहा था। इस टाइम पीरियड में बीबीसी इंडिया का 80% कंटेंट एनडीटीवी ही बना रही थी। एनडीटीवी ने इंटरनेट के आते ही एनडीटीवी ऑनलाइन भी लॉन्च कर दिया। Remember to check out our new look NDTV website ndtv.com. और एनडीटीवी के डोमिनेंस के पीछे भारत का एक कानून भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ये कानून जो आज भी लागू है कि कोई भी फॉरेन कंपनी किसी इंडियन मीडिया कंपनी में एक माइनॉरिटी पार्टनर ही बन सकती है, यानी उस कंपनी का एक छोटा सा पार्ट ही खरीद सकता है। और एनडीटीवी और स्टार के बीच का ये रिलेशन इस कानून की वजह से काफी अच्छा चला। 2002 में सुचिता दलाल, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा था कि स्टार और एनडीटीवी के बीच का ये रिलेशन एक स्वीट हार्ट डील थी। एक तरफ जहां एनडीटीवी को साल के $20 मिलियन मिल रहे थे, और साथ ही दूसरी तरफ उसके पास जो कंटेंट बनेगा उसका पूरा कंट्रोल भी था, और सारे कॉपीराइट भी एनडीटीवी के ही थे, जबकि ज्यादातर पैसा स्टार लगा रही थी। अब ये समझ लो उस समय एनडीटीवी के अच्छे दिन चल रहे थे। स्टार के पैसों की वजह से अपने कंपटीशन जैसे जी और आज तक से ये काफी आगे चल रहे थे, क्योंकि इसी पैसे की वजह से ना सिर्फ इनके पास बेटर इक्विपमेंट था, बेटर ग्राफिक्स बना पा रहे थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बेटर टैलेंट हायर कर पा रहे थे। जैसे कौन? अर्नब गोस्वामी। Hello everyone, this is Arnab Goswami here. I think you can interrupt my interview. I am asking the questions, you are asking the answers. Corrupt man is not being made a judge. Get out of my show. राजदीप सरदेसाई। There will be collateral damage. Everybody gets the news. Major share of the 2G scam. Why is the sedition law contentious? बरखा दत्त। What you heard right behind you was the sound of Bofors gun. Grenade explosion has taken place within the hotel. Damned if you do and damned if you don't situation here. So you believe Libya is now free? विक्रम चंद्रा। This is Vikram Chandra. Patriotism is a really powerful emotion. Series of scandals. Is this the UPA again, or is this the NDA? श्रीनिवासन जैन। Srinivasan Jain joined NDTV in 1995. People of Hyderabad seem to have already passed the verdict. और भी कई जर्नलिस्ट जो आज भी रेलेवेंट है। अब ये जो लोग थे कोई मामूली लोग नहीं थे, सब बड़े बड़े घरों और पॉलिटिकल कनेक्शन से आते थे। कोई बहुत बड़े नेता का बेटा था तो कोई बड़े ब्यूरोक्रेट का। और ये कहा जाने लगा कि एनडीटीवी सिर्फ बाबूस को हायर करता है। अगर आपकी पहुंच बड़े बड़े लोगों में है तो एनडीटीवी आपको हायर कर लेगा, और नहीं भी तो चांसेस एटलीस्ट आपके बहुत बढ़ जाते हैं। इस दौर में राधिका और प्रणॉय मिलकर कंपनी चला रहे थे। एक कंपनी का चेयरमैन था तो दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर। 1998 के इलेक्शन जब प्रणॉय ने कवर किए तो एक नया स्टैंडर्ड सेट हो गया। वेलकम बैक टू इलेक्शन 98। स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राफिक्स, रियल टाइम सीट प्रोजेक्शन, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का इन डेप्थ एनालिसिस, मतलब गजब का कवरेज हुआ था। इंडिया के इलेक्शंस जो पहले लोगों को बोरिंग लगते थे उन्हें एक्साइटिंग बना दिया गया था, और रिपोर्टिंग भी एकदम सटीक हुई, कोई बायस नहीं था। Footage of Dehradun, Chitwali village, In the sports city of Visakhapatnam, in Maharashtra, Calcutta Northeast Parliamentary Constituency. और इनका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही बैठा कि बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस दौर में एनडीटीवी ने इंडिया पाकिस्तान के बीच के कारगिल वॉर को भी कवर किया था।
बरखा दत्त फ्रंट लाइन से इस वॉर के डिटेल्स बता रहे हैं। What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault. और इसी का हिस्सा था कैप्टन विक्रम बत्रा का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर। सक्सेस की नलवाज, ये दिल मांगे मोर। इन पर एक मूवी भी बनी है, नहीं देखी तो जरूर देख लेना। खैर, इसके बाद एनडीटीवी ने 1999 के इलेक्शंस कवर किए, उसे प्रेडिक्ट भी किया। 2002 के गुजरात दंगे कवर किए। You're watching this special report from Gujarat 3 days after the madness began. और देखते देखते 2003 आ गया और एनडीटीवी स्टार के बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जिसके बाद स्टार इंडिया ने एबीपी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप कर ली और एनडीटीवी ने बिना देर किए अपने नाम से एक चैनल खोल दिया। आखिर इतना एक्सपीरियंस और पैसा जो छापा था, ये इनके लिए समझ लो एक सपने के सच होने जैसा था। और आते ही देश भर में 20 ब्यूरो खोल दिए, जो उस समय के हिसाब से किसी भी चैनल से सबसे ज्यादा थे। यहाँ तक कि एक हेलीकॉप्टर भी खरीद लिया था और उसे एनडीटीवी के कलर में पेंट करवा दिया था। इनके मेन चैनल्स थे एनडीटीवी 24/7 जो इंग्लिश के लिए था, और एनडीटीवी इंडिया जो इनका हिंदी चैनल था। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम तो खैर इनके पास थी। प्रणॉय, राधिका, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, विक्रम चंद्रा, ये सब इन चैनल्स के एंकर बने और देखते देखते एनडीटीवी 24/7 देश का नंबर 1 इंग्लिश चैनल बन गया और एनडीटीवी इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया, बस आज तक के ठीक पीछे। और 2004 में एनडीटीवी पब्लिक भी चली गई, यानी स्टॉक मार्केट में एनडीटीवी को लिस्ट कर दिया गया। इसका आईपीओ भी काफी सक्सेसफुल रहा, 17 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। अब आईपीओ के बाद रॉयस के पास फिर भी मेजॉरिटी स्टेक यानी 50% से ज्यादा ही स्टेक था, यही कोई 65%, यानी दूसरे शब्दों में बोले तो मालिकाना हक कंपनी का वो रॉयस के पास ही था। अब ये सब डिटेल्स बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे यही डिटेल्स धमाका करेंगी। अब उस समय अर्नब गोस्वामी एनडीटीवी 24/7 के नेशनल न्यूज एडिटर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया और एक नया राइवल चैनल खोलने के लिए चले गए और उसके हेड बन गए। चैनल था टाइम्स नाउ। ये था पहला झटका। इसके 1 साल के अंदर ही राजदीप सरदेसाई ने भी चैनल छोड़ दिया और खोलने चले गए CNN IBN। दूसरा झटका, और वो साथ ले गए कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को, समीर मनचंदा, जो रॉयस के साथ 1988 से थे। तीसरा झटका, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था? चैनल के इतने इंपॉर्टेंट लोग अचानक से छोड़कर क्यों जा रहे थे? तो मुझे ये बुक इंडिया ऑन टेलीविजन में नीलिन मेहता लिखते हैं कि 2004 में जब सारे एम्प्लॉयज की सैलरी पब्लिक की गई तो राजदीप को झटका लगा कि वो इस लिस्ट में 7th नंबर पर थे, जबकि पूरा न्यूज रूम वो अकेले ही चला रहे थे। यानी ये पैसे वाला एंगल सबसे पहले था। और आपको याद होगा एनडीटीवी सिर्फ बाबूस को हायर करता था, यानी बड़े घरों से आने वाले लोग। अब जो बड़े घरों से आएगा उसे एक समय के बाद अपनी इंडिपेंडेंस ज्यादा प्यारी हो जाती है और पैसों की कमी तो होती नहीं है। और यही सब कारण थे कि एक एक करके सारे बाबू निकलने लग गए। अर्नब ने तो निकलने के बाद पूरा गेम ही पलट दिया। टाइम्स नाउ पर एक शो लॉन्च किया न्यूज आर, जिसमें सारे पैनलिस्ट चिल्ला रहे होते और उन्हें अकेले बुली कर रहा होता अर्नब गोस्वामी। लेकिन इससे कुछ हो ना हो रेटिंग्स भर भर के आने लग गई और वहां दूसरी तरफ एनडीटीवी अपने पूरे पुराने काम तरीके से न्यूज सुना रहा था। Bit of a crisis. Where is the nation poised at the present point? Today's world is that we live in a media world where you require response as to why this thing has happened. This thing has happened. अब राजदीप सरदेसाई के छोड़ने की वजह से न्यूज रूम का लीडर तो चला गया, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी उनके सीएफओ का जाना, क्योंकि उनका सीएफओ ही सारे क्लाइंट्स यानी एडवर्टाइजर्स को हैंडल करता था और कंपनी के सारे बड़े सीक्रेट्स उसे पता थे। साथ ही इन्वेस्टर्स के साथ भी वही काम करता था, यानी पैसा जहां से आना है उसको मैनेज करने वाला मेन आदमी ही चला गया। और इतने इंपॉर्टेंट आदमी के निकलने से चैनल को बहुत बड़ा झटका लगा। और इस सब का नतीजा क्या हुआ? एनडीटीवी अपने कंपटीशन से पीछे छूटना शुरू हो गई। अब एनडीटीवी को लगा पैसे तो जरूरी है, तो एनडीटीवी ने पैसों को प्रायोरिटी में रखते हुए नए इन्वेस्टर्स से पैसे उठाए और वो अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करने लगे। यहाँ पोर्टफोलियो का मतलब चैनल से होता है। 2005 में ही लॉन्च किया एनडीटीवी प्रॉफिट, जिसमें स्टॉक मार्केट के न्यूज कवर करते। 2007 में लॉन्च किया एनडीटीवी गुड टाइम्स, जो इनका लाइफस्टाइल चैनल था। और 2008 में एंटरटेनमेंट चैनल भी खोल दिया, एनडीटीवी इमेजिन। साथ ही खोला लोकल न्यूज को कवर करने के लिए एक चैनल मेट्रो नेशन बोल के, और टेक के लिए डिजिटल चैनल खोला एनडीटीवी गैजेट 360।
अब आपको सिचुएशन समझाता हूँ। इस टाइम पर बाकी न्यूज चैनल्स एंटरटेनमेंट चैनल्स खोल रहे थे। एंटरटेनमेंट चैनल मतलब समझ लो सीरियल्स, रियलिटी शोज जिस चैनल में आते हैं वो उनको बोलते हैं। और वो चैनल्स काफी अच्छा पैसा बना कर दे रहे थे, और उससे जो पैसा आता उससे समझ लो न्यूज चैनल को सब्सिडाइज कर देते। अब याद है मैंने बताया था एनडीटीवी ने भी ऐसा ही कुछ करने की ट्राई की थी, एनडीटीवी इमेजिन खोल के। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो गई कि ये चैनल पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। साथ ही इनका वो लोकल न्यूज कवर करने वाला चैनल भी फेल हो गया। और टीवी चैनल फेल होना कोई मजाक नहीं होता है, अच्छा खासा पैसा बर्बाद होता है। अब ये दो चैनल फेल होने का झटका हो सकता है एनडीटीवी बर्दाश्त कर भी लेती, लेकिन इसके कुछ महीनों बाद ही 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। The global financial crisis has touched down in India. Shelter behind the global crisis. The market free falls for a second straight day. जिसकी वजह से एक तरफ जहां कंपनीज एडवर्टाइजमेंट कम कर रही थी, वहां दूसरी तरफ एनडीटीवी के लिए नया पैसा उठाना काफी मुश्किल होता जा रहा था, और जो पैसा था वो तेजी से खत्म हो रहा था। तो प्रेशर में आके रॉयज ने एम्प्लॉयज को फायर करना शुरू कर दिया, यानी लोगों को काम से निकालने लगे। 2008 से 2009 के बीच इन्होंने 250 लोगों को कंपनी से भगा दिया, जो कि इनकी टोटल वर्कफोर्स का 20% था। और यहाँ से शुरू होता है वो खेल जिसकी वजह से हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर की बाद में एंट्री होगी। सॉरी, आपकी कहानी थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पर एक चीज समझना जरूरी हो जाता है कि हम एक्चुअली काम कैसे करते हैं। हम जब भी कोई लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री या इंटीग्रेशन वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ एडिटिंग नहीं होती है, प्लानिंग होती है, डेडलाइंस होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, रिविजन्स होते हैं। और ऑनेस्टली इसी पॉइंट पे कोई प्रोजेक्ट बन या बिगड़ सकता है। इसीलिए हम यूज करते हैं ओडू प्रोजेक्ट ऐप। सबसे पहले सेंट्रल प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, एक ही जगह पे आपको दिखता है कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, किस स्टेज पे है और कौन सी चीज पर कौन काम कर रहा है। नो कंफ्यूजन, नो स्कैटर्ड व्हाट्सएप मैसेजेस। फिर आता है टास्क मैनेजमेंट। हर प्रोजेक्ट को तोड़ दो स्मॉल टास्क्स में। स्क्रिप्ट राइटिंग, रिसर्च, एडिट, थंबनेल, रिव्यू, हर टास्क एक कार्ड है विद क्लियर ओनर और डेडलाइन। और मेरा फेवरेट पार्ट, कैनबैन व्यू, टू डू, इन प्रोग्रेस, रिव्यू, डन। बस ड्रैग एंड ड्रॉप, एक नजर में समझ में आ जाता है कौन सा काम कहाँ अटका हुआ है। अगर टाइमलाइन टाइट है तो नैट चार्ट यूज होता है, कौन सा टास्क कब स्टार्ट होगा, कौन सा ओवरलैप करेगा और डिले का इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा। प्लानिंग विजुअल हो जाती है, और जब काम हो रहा हो टाइमलाइन शीट्स ऑटोमेटिकली ट्रैक करते हैं कौन कितना टाइम किस टास्क पर लगा रहा है। बिलिंग हो या प्रोडक्टिविटी चेक, सब डेटा रेडी मिलता है। टीम के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हर टास्क के अंदर ही कमेंट्स, फाइल्स, फीडबैक, अलग से ईमेल या मैसेज भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल शब्दों में बोले तो ओडू प्रोजेक्ट ऐप कियोस को प्रोसेस में कन्वर्ट कर देता है और प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में, और फिर बस एक ही फोकस रह जाता है, अच्छा कंटेंट बनाना। और इसी के साथ चलो हमारी कहानी पर वापस चलते हैं। तो बात है 2010 की। तो हुआ क्या कि नीरा रादिया, जो एक पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस फर्म चलाती थी जिसका नाम था वैष्णवी कम्युनिकेशंस। अब पीआर तो बहाना था, असल में काम था पावर ब्रोकिंग का, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट के बीच डील करवाने का काम। अब उस समय 2G टेलीकॉम स्कैम की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। In the 2G telecom license scam. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के बाद करीब 300 दिनों तक रादिया का फोन टैप कर दिया और सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। Just want to tell you that, round 2 of the telecom battle starts. Yeah, you please give me 5 columns. After that, I will let Ratan Tata decide what you want to do with Bennett Coleman. See, he said, look, I can take the horse to the water. I can't force it to drink it. How do you think of the new cabinet? लेकिन ये रिकॉर्डिंग्स लीक कर दी गई। कैसे, मुझे नहीं पता। इसे कहा गया रादिया टेप्स। लेकिन इसके पहले सेट में ही एनडीटीवी के एक बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट का नाम आ जाता है। And many people Neera Radia spoke to is our group editor Barkha Dutt. बरखा दत्त का। और इसमें बात क्या हो रही थी, तो रादिया को डीएमके, जो तमिलनाडु की एक पार्टी है, ने अपॉइंट किया था। किस लिए? अपने एक आदमी को मंत्री बनाने के लिए। और रादिया ने बरखा दत्त से पूछा कि क्या वो ए राजा को टेलीकॉम मिनिस्ट्री दिलवाने का मैसेज कांग्रेस तक पहुंचाने में हेल्प करेंगी। She can tell her father that I have got this message from the Congress. Oh God! So now what? What should I tell them? Tell me what should I tell them? I'll tell you what it is. और बरखा ने हाँ बोल दिया। ठीक है, not a problem. That's not a problem. I'll talk to Azad. I talk to Azad right after they get out of RCR. दोनों के बीच इसी बारे में कई बार बात हुई। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थी रादिया और बरखा के बीच। अब मामला जब सामने आया तो बरखा ने अपने आप को डिफेंड किया। This debate was sought to link me to lobbying, power broking, an insinuation of quid pro quo, being on the take, and in some way connected to the 2G scam. लेकिन जो भी हो, इससे बरखा दत्त की क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा झटका मिला
और साथ ही एनडीटीवी को भी लगा। लेकिन चैनल इस बारे में बिल्कुल चुप रहा। अब जहां एक तरफ ये चल रहा था, वहां दूसरी तरफ एनडीटीवी के इंग्लिश चैनल की रेटिंग गिरती ही जा रही थी। वो तीसरे नंबर पर आ गए थे। पहला था अर्नब का टाइम्स नाउ, दूसरा CNN IBN और डिस्टेंट थर्ड था एनडीटीवी 24/7। अब रेटिंग भले ही गिर रही थी, लेकिन जर्नलिज्म के मामले में इनका हिंदी विंग अच्छा काम कर रहा था। रवीश की वो ग्राउंड रिपोर्ट्स जेन्युइनली काफी बढ़िया थी। अब लेकिन देश का मूड बदलने लगा था और 2014 में आ गई बीजेपी की सरकार। अब ये समय में जर्नलिज्म की दुनिया में काफी बवाल हुआ। आप या तो सरकार के साथ थे या सरकार के खिलाफ। जहां ज्यादातर मीडिया बीजेपी सरकार के लिए एक सॉफ्ट रुख अपनाने लगा था, इन चुनावों में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को अपने उड़न खटोले से नाप डाला। I would first like to thank you and I'm very grateful for the opportunity. इतनी यात्रा की कि इतने में वो धरती के 5 चक्कर लगा लेते। अपने कदमों से इस तरीके से नापा कि उतने में वो धरती से चांद तक की आधी दूरी तय कर सकते थे। वहां एनडीटीवी को बायस्ड कहा जाने लगा। मोदी एक कॉलेज के सभागार में भविष्य के भारत का सपना खींच रहे थे। अब सवाल यह है कि मोदी ने अपनी ब्रांडिंग की या अपनी पार्टी की भी की, जो कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल है इस नई सरकार के लिए। और सोने पे सुहागा हो गया बिहार का 2015 वाला विधानसभा चुनाव। इसमें हुआ क्या, एनडीटीवी ने एनडीए यानी बीजेपी की विक्ट्री ऑलमोस्ट तय बता दी थी। And the BJP needs 24, but they only held 7. They need 24 out of 57, but they only held 7 last time. So they got लेकिन मामला पूरा पलट गया और महागठबंधन की सरकार बन गई। इससे एनडीटीवी के इतने साल से इलेक्शन प्रेडिक्ट करने वाली क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा झटका लगा। In any case, we take responsibility and we sincerely apologize. 2016 में भी एक कांड हो गया जब सरकार ने एनडीटीवी पर एक दिन का बैन लगा दिया। क्यों? सरकार के हिसाब से एनडीटीवी की लाइव कवरेज की वजह से पठानकोट अटैक की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सामने आ गई थी। इसे एनडीटीवी को सरकार के खिलाफ बोलने के पनिशमेंट के तौर पर देखा गया। और ऐसी ही मुश्किल 2017 में भी आई जब सीबीआई ने प्रणॉय और राधिका के घर पर रेड मार दी, क्योंकि सीबीआई का कहना था कि इन्होंने बैंकिंग फ्रॉड किया है। लेकिन इससे पूरी इंडियन मीडिया को एक मैसेज चला गया था, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो उसके परिणाम होंगे, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। 2017 में ही इंटरनल रीजंस की वजह से बरखा दत्त ने एनडीटीवी भी छोड़ दिया और समझ लो पूरा चैनल रवीश कुमार के दम पर चल रहा था। रॉयस को भी मुसीबतों का आइडिया तो लग गया था और 2017 में ही वो स्पाइस जेट के मालिक अजय सिंह को एनडीटीवी का बड़ा स्टेक बेचना चाह रहे थे। वो अलग बात है कि डील हो नहीं पाई, लेकिन इससे आपको कंपनी की हालत का आइडिया तो जरूर लग गया होगा। अब लेकिन एनडीटीवी कैसे रॉयस के हाथों से निकल के भारत के सबसे पावरफुल आदमी के हाथों में चला गया, उसके लिए आपको अगला चैप्टर बहुत ध्यान से सुनना होगा। अब आओ आपको इनके थोड़े फाइनेंसेस के बारे में बताता हूं। तो जब से एनडीटीवी शुरू हुआ था तब से इस पर मालिकाना कंट्रोल पूरी तरह से प्रणॉय और राधिका का ही था। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, एनडीटीवी किन मुसीबतों से गुजरी और कैसे अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी, इस सब का उसके फाइनेंशियल्स पर क्या असर पड़ा वो भी देख लो। तो जब एनडीटीवी अच्छा काम कर रही थी तब रॉयज ने शेयर बायबैक किए, यही कोई 2007 के एंड के पास। अब शेयर बायबैक क्या होता है? तो शेयर बायबैक मतलब समझ लो कंपनी के 100 शेयर हैं, उसने 20-20 शेयर 5 लोगों को बेचे। अब कंपनी काम कर रही है तो उसके पास पैसा आ रहा है, या फिर कंपनी के पास पैसा लोन लेके आ रहा है, जो भी हो कंपनी के पास पैसे हैं, तो उस पैसे से कंपनी किसी इन्वेस्टर से अपनी ही कंपनी के शेयर वापस खरीद लेती है। इसे शेयर बायबैक बोलते हैं। यानी इस केस में एनडीटीवी ने कहा कि मार्केट से ज्यादा पैसा देता हूं, आपने जो मेरे शेयर खरीदे थे वो वापस मुझे बेच दो। अब ये शेयर होल्डर था GA ग्लोबल और स्टेक था 7.73% का। ये शेयर बायबैक जनरली तब किया जाता है जब मालिक को लगे कि कंपनी अभी बहुत आगे अच्छा परफॉर्म करने वाली है और कंपनी के शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं। लेकिन बायबैक मार्केट में जो रेट चल रहा होता है उससे ज्यादा पैसे देके ही होता है। जैसे उस समय एनडीटीवी का शेयर यही कोई 400 के आसपास चल रहा था, लेकिन इस इन्वेस्टर से खरीदे गए 439 करके। एक और टेक्निकल बात, जब ऐसा बायबैक होता है तो एक ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स है कंपनी के, वो भी अपना अपना स्टेक प्रमोटर यानी मालिक को बेच सकते हैं, वो भी सेम दाम पर। थोड़ा टेक्निकल है तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार रिवाइंड करके सुन लेना। तो यानी समरी में 2007 के एंड में रॉयज ने एनडीटीवी के शेयर बायबैक किए, जिसकी वजह से ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ और ये ओपन ऑफर चल ही रहा था कि इसी बीच मार्च 2008 में रॉयज ने एक और डील कर ली। अब ओपन ऑफर के बीच में ऐसे कोई डील करना अलाउड नहीं होता है, लेकिन फिर भी रॉयज ने अपना खुद का एनडीटीवी में 14.99% का स्टेक गोल्डमैन सैक्स को बेच दिया। अब गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और उन्हें एक डायरेक्टर की सीट भी दी गई, लेकिन ये डील वाली बात इन लोगों ने किसी को नहीं बताई, ना पब्लिक को, ना इन्वेस्टर्स को और ना ही सेबी को।
और ऐसा दिखाया कि ये स्टेक इन लोगों ने पब्लिक को बेचा है। अब रॉयस और शेयर बायबैक करना चाहते थे, लेकिन पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे। तो जुलाई 2008 में इन्होंने 501 करोड़ का लोन ले लिया। इंडिया बुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज बोल के कंपनी है उससे। लेकिन इस लोन ने एनडीटीवी के कब्र पर मान लो पहला फावड़ा मार दिया था। क्यों? क्योंकि जहां एक तरफ रॉयस एनडीटीवी को एक्सपैंड कर रहे थे, उसमें औकात से ज्यादा पैसा डाल रहे थे, यहां तक कि लोन लेके पैसे डाल रहे थे, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से स्टेक वापस खरीद रहे थे इस उम्मीद में कि अभी कंपनी रॉकेट होने वाली है। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनसे हजारों किलोमीटर दूर एक देश में कुछ होगा और सब कबाड़ा हो जाएगा। तो 2008 में ही आ गया यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस, जिससे पूरा वर्ल्ड मार्केट कोलैप्स कर गया। पूरी दुनिया में मंदी छा गई और जो वो 400 का शेयर बायबैक इन लोगों ने 430-440 में किया था, वो कुछ ही महीनों में 100 रुपए से भी कम चला गया। याद है वो इंडिया बुल्स का 500 करोड़ वाला लोन? हाँ, तो उसके इंटरेस्ट के पैसे देने के लिए भी इनके पास नहीं थे। और रॉयस ने इस इंटरेस्ट के पैसे देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से 375 करोड़ का लोन लिया, वो भी 19% इंटरेस्ट में। और लोन लेने के लिए कुछ गिरवी तो रखना पड़ता है। तो रॉयस ने अपना खुद का सारा स्टेक, जो कि 61.45% था, वो गिरवी रख दिया। अब ये 61.45% शेयर में कुछ राधिका और प्रणय के नाम पर था और कुछ एक कंपनी जो इन लोगों ने ही बनाई थी। इस कंपनी का नाम था राधिका रॉय प्रणय रॉय होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी RRPR। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो आगे पता चलेगा। अब कहानी यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ होती है हमारे देश के एक बहुत बड़े आदमी की एंट्री। तो एनडीटीवी ने वो 500 करोड़ का इंडिया बुल्स वाला लोन चुकाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से 375 करोड़ का लोन लिया। अब जुलाई 2009 आते आते ये आईसीआईसीआई के लोन के इंटरेस्ट देने के भी पैसे नहीं बचे। तो वो चुकाने के लिए गेस करो रॉयस क्या करते हैं? अरे इसमें सोचना क्या है, और लोन ले लेते हैं। लेकिन आपको याद होगा रॉयस ने तो अपना सारा शेयर उस पिछले लोन में गिरवी रख दिया था। तो इस नए लोन के लिए क्या गिरवी रखेंगे? तो यानी वो बैंक से तो लोन नहीं ले सकते थे, लेकिन पैसा तो चाहिए। तो अब यहाँ इनकी मदद करने आता है भारत का तब का सबसे पैसे वाला इंसान, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। Warm good evening. If we can dream it, we can do it. Deep down in his heart. यहाँ से मामला बहुत टेक्निकल है, तो बहुत गौर से सुनना, और जो भी समझ ना आए रिवाइंड करके वापस सुन लेना। तो हुआ ये कि रॉयस ने पता नहीं कैसे एक कंपनी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी VCPL के साथ डील करी। और डील क्या थी कि VCPL उन्हें 350 करोड़ का लोन देगा और ये लोन होगा अनसिक्योर्ड। लेकिन इस लोन अग्रीमेंट की कुछ शर्तें थी। कैसी शर्तें? तो सबसे पहले याद है मैंने बताया था कि रॉयस के पास कुछ शेयर अपने नाम पर थे और कुछ उनकी कंपनी RRPR के नाम पर। तो इस लोन अग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें अपने पर्सनली होल्ड किए हुए शेयर का कुछ हिस्सा RRPR को ट्रांसफर करना था। तो रॉयस ने ऐसा ही किया और अपने नाम वाले शेयर का कुछ हिस्सा RRPR को ट्रांसफर कर दिया, जिससे RRPR की एनडीटीवी में होल्डिंग जो पहले 15% थी वो बढ़कर 26% हो गई। यानी अब RRPR बन गया एनडीटीवी के 26% का मालिक। लेकिन RRPR पूरी तरह से रॉयस ही ओन करते थे, यानी एक हाथ से पैसे उठाए और अपने दूसरे हाथ पर रख दिए। अब ऐसा क्यों किया गया वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब ये ट्रांसफर के बाद VCPL ने 350 करोड़ एनडीटीवी को लोन के तौर पर दे दिए और इस पैसे से एनडीटीवी वो आईसीआईसीआई वाला लोन चुका देता है। अब इसके कुछ टाइम बाद ही रॉयस ने एनडीटीवी का और 3.18% शेयर जो उनके नाम पर था उसे RRPR को ट्रांसफर कर दिया। वही काम जो अभी जस्ट पहले किया था। और VCPL ने और 53.85 करोड़ का लोन एनडीटीवी को दे दिया। यानी अब टोटल लोन अमाउंट जो VCPL ने एनडीटीवी को दिया 403.85 करोड़। अब लेकिन VCPL रॉयस के पर्सनल नाम पर जो शेयर थे उसे RRPR में ट्रांसफर क्यों करवा रही थी? उससे VCPL को क्या फायदा? उनका पर्सनल शेयर भी रॉयस का और RRPR का शेयर भी रॉयस का ही है, क्योंकि RRPR तो पूरी तरह से रॉयस ही ओन करते हैं। तो कारण बताता हूँ। तो VCPL ने ये जो लोन दिया था उसमें कंडीशन ये थी कि इस लोन के बदले VCPL RRPR की 99.99% मालिक बन सकती है। यानी इस लोन के बदले VCPL RRPR को कंप्लीटली खरीद सकती है, तुरंत नहीं, जब उनका मन करेगा तब। अग्रीमेंट में लिखा था at any time during the tenure of the loan or thereafter without requiring any further act or deed on the part of the lender। अब समझ आया? यानी RRPR को रॉयस के पर्सनल शेयर इसलिए ट्रांसफर किए गए ताकि जब VCPL RRPR का मालिक बनेगा
तब वो ऑटोमेटिकली एनडीटीवी के 29.18% शेयर का मालिक भी बन जाएगा। लेकिन फिर बता दूं, अभी नहीं, जब उनका मन करेगा तब। यहां तक सब क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब वीसीपीएल कंपनी थी किसकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ये वीसीपीएल वाला अग्रीमेंट केआर राजा नाम के आदमी ने साइन किया था, जो उस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही एम्प्लॉय था। और रिलायंस इंडस्ट्रीज इस वीसीपीएल को किसी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू ओन करती थी, यानी इससे इनडायरेक्टली एनडीटीवी मुकेश अंबानी के कंट्रोल में आ गया था। लेकिन हाँ, एक चीज जो अग्रीमेंट में लिखी थी वो ये कि वीसीपीएल कुड नॉट इंटरफेयर विद द एडिटोरियल पॉलिसीज ऑफ एनडीटीवी। अब लेकिन ये वीसीपीएल किस चीज की कंपनी थी? जब अंदर घुस के देखा गया तो पता चला कि वीसीपीएल का ना कोई बिजनेस था, ना ही कोई एसेट्स और ना ही और कोई ट्रांजैक्शन, सिवाय ये एनडीटीवी वाले डील के लिए। यानी एक शेल्फ कंपनी थी ये। शेल्फ कंपनी मतलब समझ लो कंपनी बनाकर छोड़ दी। बड़े लोग अक्सर ऐसा काम करते हैं क्योंकि नई कंपनी बनाने में बहुत झमेला है और टाइम भी बहुत लगता है। इसीलिए अपना नाम बिना डिस्क्लोज किए ऐसी डील्स करने के लिए ऐसी कंपनीज बनाकर छोड़ देते हैं ये। अब वीसीपीएल अंबानी की ही कंपनी है, वो हम कैसे बोल सकते हैं? और वीसीपीएल के पास इतने सारे पैसे आए कहां से? तो ये 403.85 करोड़ वीसीपीएल ने खुद लोन पर लिए थे। सिनानो रिटेल बोल के कंपनी है उससे, और ये कंपनी होली ओन्ड है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो यानी एनडीटीवी ने लोन लिया वीसीपीएल से, वीसीपीएल ने सिनानो से, और सिनानो है रिलायंस की। अब रॉयज ने अंबानी से मदद कब, कैसे और क्यों मांगी, और अंबानी ने ये मदद क्यों की, और ये मदद थी भी या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब न्यूज लॉन्ड्री ने रिलायंस से इस लोन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा रिलायंस इंडस्ट्रीज डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन एनडीटीवी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैंने आपको सारी बात समझाई कि कैसे वीसीपीएल ने सिनानो से लोन लिया और सिनानो रिलायंस की कंपनी है। तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज झूठ बोल रही थी? नहीं। तो हुआ क्या, 2012 के डिक्लेरेशन में सिनानो बोलती है कि वीसीपीएल ने उससे जो लोन लिया था वो 403.85 करोड़ वो पूरा का पूरा चुका दिया है, और इसी वजह से रिलायंस और एनडीटीवी के बीच की चेन टूट चुकी थी और टेक्निकली रिलायंस सच बोल रही थी। अब लेकिन सवाल उठता है, वीसीपीएल के पास सिनानो को देने के लिए 403.85 करोड़ रुपए आए कहां से? क्योंकि उसी साल के रिकॉर्ड के हिसाब से एनडीटीवी ने तो वीसीपीएल को वो पैसे लौटाए नहीं थे, तो पैसे आए कहां से? तो 2012 के रिकॉर्ड में ही दिखता है कि वीसीपीएल को वो 50 करोड़ रुपए दिए थे एमिनेंट नेटवर्क बोल के कंपनी है उसने, जिसका मालिक है महेंद्र नहाटा, जो कि रिलायंस का बोर्ड मेंबर भी है। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है कि वीसीपीएल ने 403.85 करोड़ का लोन वापस किया है, तो 403.85 में से 50 करोड़ का पता तो चल गया कहां से आए। बाकी के 353.85 करोड़ का क्या हुआ? क्या सिनानो ने 403.85 करोड़ का लोन 50 करोड़ में सेटल कर दिया, या फिर ये 353.85 करोड़ किसी और ने दिए? लेकिन किसने, पता नहीं। लेकिन जो भी हो, मामला एक बार के लिए यहाँ खत्म हो गया। एनडीटीवी को लोन मिल गया और वो अपना काम करने लग गई। रॉयज भी उसे चला रहे थे। ऐसे ही 10 साल निकल गए और देखते देखते आ गया 2022। लेकिन इस साल वही हुआ जिसका डर था। तो याद है वो लोन अग्रीमेंट का कंडीशन कि वीसीपीएल एनडीटीवी में 29.18% स्टेक कभी भी ले सकती है जब उनका मन करे। लेकिन इतना लंबा समय निकल गया था, कोई एक्शन हुआ तो नहीं था अभी तक, और रॉयज भी निश्चिंत थे और अपनी कंपनी चला रहे थे। लेकिन 2022 में अडानी ने बनाई एक कंपनी, नाम रखा AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड, और प्लान बनाया एनडीटीवी के हॉस्टाइल टेकओवर का। AMNL issued a statement that NDTV will be a credible, independent global network. हॉस्टाइल टेकओवर का मतलब होता है बिना कंपनी के एग्जिस्टिंग मालिक को कॉन्फिडेंस में लिए जबरदस्ती उसकी कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक खरीद लेना। तो अडानी ने क्या किया? अचानक से खबर आती है अडानी की इस नई कंपनी ने वीसीपीएल का 100% स्टेक यानी पूरी कंपनी को खरीद लिया है। और खरीदने के तुरंत बाद गेस करो क्या किया होगा? अपना वो एनडीटीवी वाला वारंट एक्सरसाइज कर दिया। यानी अचानक से अडानी एनडीटीवी के 29.18% स्टेक का मालिक बन गया। भारत के एक बड़े मीडिया हाउस के हॉस्टाइल टेकओवर की पहली चाल चल दी गई। बिना रॉयज से मिले एनडीटीवी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने जा रहा था अडानी। अब जब किसी कंपनी का कोई बड़ा हिस्सा कोई बड़ा इन्वेस्टर खरीद लेता है तो एक पब्लिक ऑफर भी निकालना पड़ता है। पब्लिक ऑफर मतलब समझ लो, अगर आप एनडीटीवी का शेयर होल्ड करते हो
तो आपको ये ऑफर दिया जाएगा कि आप भी अपना शेयर इस बड़े इन्वेस्टर को बेच सकते हो। तो अडानी ने पब्लिक से 26% और स्टेक खरीदने का ऑफर दे दिया। ये ऑफर अडानी ने 294 रुपीस पर निकाला था, लेकिन मार्केट में जब ये न्यूज आई थी कि अडानी एनडीटीवी को टेक ओवर कर रहा है, शेयर का दाम उसी समय इस 294 के ऊपर भाग गया था। लेकिन फिर भी इस ऑफर की वजह से 8% स्टेक अडानी ने और खरीद लिया। अब रॉयस बेचारे क्या करते? शुरू में उन्होंने लीगल रास्ता अपनाने का ट्राई किया, लेकिन सामने देखो तो सही कौन है, भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। तो उन्होंने अडानी के साथ नेगोशिएट करना ही सही समझा और रॉयस के एनडीटीवी में जो स्टेक बच गए थे, यही कोई 32%, उसमें से 28% स्टेक अडानी को बेच दिया। यानी अडानी ने पहले वीसीपीएल के थ्रू एनडीटीवी का 29.18% स्टेक खरीदा, फिर ओपन ऑफर से 8% और फिर रॉयस से 28%। यानी कुछ ही दिनों में अडानी ने एनडीटीवी का लगभग 65% स्टेक खरीद लिया और कंपनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और इसी के साथ अपना हॉस्टाइल टेक ओवर कंप्लीट किया। जिस दिन रॉयस ने एनडीटीवी छोड़ा, उसी दिन रवीश कुमार ने भी छोड़ दिया और कहा, टुडे एनडीटीवी हैज फॉलन। मैंने इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो ये थी एनडीटीवी की पूरी कहानी। हम ऐसी और वीडियोस इस चैनल पर बनाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।